कल की क्लास में हमने क्या जाना था, पुष्प की संरचना के बारे में जाना था और पीडी एकांतरण के बारे में जाना था कि भाई बीजाणुोद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक कैसे आती है। उसके बाद हमने चर्चा की थी घटनाओं की, लैंगिक जनन की जो घटना होती है उनके बारे में चर्चा की थी, थोड़ा सा बताया था। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है उस सब के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। 12th बायो के नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा और इस पूरे चैप्टर के वीडियो जो है वो उसी प्लेलिस्ट में आएंगे, डेली अपडेट होगा। ठीक है, तो कल हमने पुष्प की संरचना समझ ली थी, क्योंकि ये टॉपिक समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा और पुष्प के भाग है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। उसको आप जानोगे तभी आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक आज का था लैंगिक जनन की घटनाएं। मैंने बताई थी लैंगिक जनन में मुख्यतः 3 घटनाएं होती है। एक होती है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटनाएं, और दूसरी होती है तीसरी होती है निषेचन पश्च घटना। लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं होती है? 3 घटनाएं होती है। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। ये क्या होती है? निषेचन पूर्व घटना का मतलब कोई भी युग्मक है, नर और मादा युग्मक है, उनके निषेचन होना है, उन दोनों के निषेचन होने से पहले की कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, उन युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, उनका स्थानांतरण कैसे होता है, उन दोनों का मिलन कैसे होता है। उसके बाद आती है निषेचन। पहले हो जाएगा कि युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, उनका स्थानांतरण हो जाएगा और बाद में होगा निषेचन। और निषेचन के बाद की जो प्रक्रिया होंगे, कैसे फल का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा, वो प्रक्रियाएं निषेचन पश्च घटना में आती है। निषेचन पूर्व घटनाएं में पहली चीज क्या आती है? युग्मक जनन। क्या आता है? युग्मक जनन। युग्मक जनन किससे बोलेंगे? युग्मक जनन हम उसे बोलेंगे युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन किससे कहते हैं? युग्मकों का निर्माण होना, यानी गैमेट्स का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन में 2 युग्मकों की आवश्यकता होती है, मैं बार बार बता रहा हूं, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। कितने युग्मकों की? 2 की, एक नर और एक मादा। वो दोनों कैसे बनते हैं इसी के बारे में जानेंगे निषेचन पूर्व घटना में। तो निषेचन पूर्व घटना में पहले क्या देखते हैं? युग्मक जनन, यानी युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। तो मोस्टली पौधे के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है नर भाग और दूसरा होता है मादा भाग। हमें ये तो पता है कि नर भाग के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा भाग के अंदर किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का होगा। तो इसके अंदर पहला आता है कि नर युग्मक का निर्माण कौन से भाग से होता है? नर भाग से होता है। और नर भाग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। इसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण कौन से भाग में होता है? मादा भाग में होता है। और मादा भाग कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है। पुंकेसर के अंदर किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का। और उस नर युग्म को हम क्या बोलते हैं? पुंबीजाणु। क्या बोलते हैं? पुंबीजाणु बोला जाता है। और इसके अंदर जो मादा युग्मक बनता है उससे बोला जाता है अंडकोशिका, या आप गुरु बीजाणु भी बोल सकते हो। ठीक है, दोबारा देखना, युग्मक जनन किसे कहते हैं? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। पुष्प के अंदर 2 प्रकार के भाग होते हैं, एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। नर भाग कौन सा होता है? पुंकेसर होता है। और मादा भाग कौन सा होता है? स्त्रीकेसर होता है। पुंकेसर के अंदर क्या बनते हैं? पुंबीजाणु। और स्त्रीकेसर के अंदर किसका निर्माण होता है? अंडकोशिका का निर्माण होता है। पुंबीजाणु क्या है? नर युग्मक है और अंडकोशिका क्या है? मादा युग्मक है।
हमें आज क्या देखना है, युग्मक जनन देखना है, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, इस पू बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, वो चीज आज हमें देखना है। यानी हमें क्या देखना है, पू बीजाणु जनन। यानी इन पू बीजाणु का निर्माण आखिर कैसे होता है पुष्प के नर भाग में, हमें वही चीज देखनी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे निषेचन पूर्व घटनाएं, सॉरी पहले आप ऊपर हेडिंग लगाओगे लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं, उसमें लिखेंगे कि लैंगिक जनन की प्रमुख 3 घटनाएं होती है। अब लैंगिक जनन चाहे किसी में भी हो, चाहे पौधों में हो चाहे मनुष्य में हो, घटनाएं तो 3 ही होंगी। तो उसमें क्या लिखा आपने कि लैंगिक जनन की प्रमुख 3 घटनाएं होती है। तीनों को लिखेंगे, पहले लिखेंगे निषेचन पूर्व घटना, 2 नंबर लगाकर लिखेंगे निषेचन, और 3 नंबर लगाकर लिखेंगे निषेचन पश्च घटना। अब 1 नंबर पॉइंट वापस लगाओगे और उसके अंदर लिखोगे निषेचन पूर्व घटनाएं। इसके आगे आप लिखोगे कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दौरान नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से पूर्व की घटनाओं को क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। अब निषेचन पूर्व घटना के अंदर 1 नंबर लगाओगे और लिखोगे युग्मक जनन। इसके अंदर लिखोगे कि पुष्प में, पुष्पीय पादपों के पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। उसके बाद आप 1 नंबर पॉइंट लगाओगे, उसके बाद आप लिखोगे युग्मक जनन तक लिख लिया। अब आप हेडिंग लगाओगे पू बीजाणु जनन या पराग कोष का विकास। आप पू बीजाणु जनन भी लिख सकते हो या पराग कोष का विकास भी लिख सकते हो, पराग कोष का निर्माण भी लिख सकते हो, लघु बीजाणु दानी का निर्माण भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वो अभी सब समझ में आ जाएगा। अब हम बताएंगे आपको कि इन पू बीजाणु का निर्माण कैसे होता है पराग कोष के अंदर। अब युग्मक जनन में आप 1 नंबर लगाना है, ऐसे पू बीजाणु जनन लगा दिया आपने। उसके बाद आप लगना 1 नंबर लगा के लिखना पुमंग। पुंकेसर कोई पुमंग बोला जाता है। अब हम नर युग्मक का निर्माण किससे होता है वो देखते हैं। तो नर युग्मक का निर्माण किसके अंदर होता है, पुमंग के अंदर होता है, यानी पुंकेसर के अंदर होता है। पुष्प का जो पुंकेसर होता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है। उससे पहले हम पुंकेसर की संरचना देख लेते हैं, ठीक है। वैसे कल बताई तो थी मैंने, लेकिन आप इस वीडियो में देख लो। ये होता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को, इसके मोस्टली 3 भाग होते हैं, किसके, उमंग के, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं पराग कोष, बीच में होता है योजी, और इसको बोलते हैं पुतंतु, ठीक है। पराग कोष में किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का या पराग कणों का, जिसको हम नर युग्मक बोलते हैं। उनके अंदर बाद में और बहुत सी क्रियाएं हैं। अभी आप नर युग्मक सिर्फ परागकण नाम याद रखना, ठीक है। आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे परागकण का निर्माण कैसे होगा, उसके बाद परागकण में क्या क्या क्रियाएं होंगी, कौन कौन सी कोशिकाएं मिलेगी, कैसे निषेचन होगा, वो आपके सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको डीपली नहीं जाना है, जैसा बता रहा हूँ वैसा देखो, ठीक है। इसके मतलब पराग कोष के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कोष जो पुमंग क्या है, पौधे का नर जननांग होता है, और इसके अंदर किसका निर्माण होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है, यानी पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है। पराग जो पुमंग है उसके कितने पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है पराग कोष, बीच में होता है योजी, और नीचे होता है पुतंतु। अब इसको हम काट कर देखते हैं कि इसके अंदर कैसे बनते हैं, क्या कुछ होता है। इसको अगर पराग कोष को हम बीच से काट कर देखते हैं
तो हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। फिगर आपको भी बनाना है साथ साथ में, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप फिगर से समझते हो ना तो सब कुछ इजी हो जाता है। जितना आपको फिगर बनाना आएगा चीज़ें उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए। यानी ये जो परागकोश है, अगर इसको हम बीच से काटते हैं, ठीक है, काट कर और उस कटे हुए भाग को अंदर से देखते हैं तो किस प्रकार की संरचना दिखाई देती है हमें? इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इसके अंदर क्या होता है कि बीजाणु दानियां लगी होती है। इसको अगर हम काट कर देखते हैं, परिपक्व हो जाता है तब, तो इसके अंदर क्या लगी होती है? बीजाणु दानियां लगी होती है। और इसके अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है, यानी नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? परागकोश की संरचना दो प्रकार से देखते हैं हम। एक होता है द्विकोष्ठीय परागकोश, और दूसरा होता है एक कोष्ठीय परागकोश। द्विकोष्ठीय परागकोश लगभग जो अपने आवृतबीजी पादप होते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, पुष्पीय पादप, आवृतबीजी पादप होते हैं, लगभग के अंदर क्या होता है? द्विकोष्ठीय परागकोश होता है। द्विकोष्ठीय परागकोश क्या होता है? इसके अंदर द्विकोष्ठीय परागकोश के अंदर दो लोब होते हैं, यानी दो पालियां होती है। इसके अंदर आपको बीच से एक रेखा दिखाई दे रही है, एक पाली इस साइड दिखाई दे रही है और एक पाली इस साइड दिखाई दे रही है, यानी दो लोब बन रहे, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी इसके अंदर कितने कोष्टक बन रहे? दो कोष्टक बन रहे। इसे हम क्या बोल रहे हैं? द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं। जिस परागकोश के अंदर दो कोष्टक बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं। अब देखो बीच से देखो, एक ये कोष्ठ हो गया इस रेखा से उस साइड वाला, और दूसरा कोष्ठ ये हो गया, यानी एक कोष्ठ ये और एक कोष्ठ ये। इसको काट कर हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। अब दूसरी बात, द्विकोष्ठीय परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु दानियां बनती है। आप इसको परागदानियां भी बोल सकते हैं, लघु बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु, ठीक है, परागकण, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन तीनों में से कोई शब्द आ जाए तो उसका अर्थ एक ही है। ठीक है, तो इसके अंदर 4 लघु बीजाणु दानियों का निर्माण होता है, यानी जिसके अंदर लघु बीजाणु बन रहे, जिसके अंदर परागकण बन रहे, उसे क्या बोलते हैं? दानी बोलते हैं। जैसे लघु बीजाणु दानियां, इसके अंदर कितनी लघु बीजाणु दानियां बन रही है? 4 बन रही है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ से इस प्रकार से आप बना लो, आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, 1 2 3 4, कितनी लघु बीजाणु दानियां बन रही है? 4। कौन से में? द्विकोष्ठीय परागकोश में। यानी एक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणु दानियां बनती है। इस साइड से इस वाली ये एक पाली है, तो इसके अंदर देखो कितनी बन रही है? एक ये वाली और एक वाली, 2 बन रही है ना। तो द्विकोष्ठीय, 2 कोष्ठकों में कितनी हो गई? 4 हो गई। 2 इस कोष्ठक की और 2 इस कोष्ठक की, कितनी हो गई? 4 परागदानियां हो गई।
जबकि एक कोष्ठीय परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणु दानियां बनेगी? 2 बनेगी। अगर एक कोष्ठीय परागकोश क्या होगा? सिर्फ एक पाली का ही परागकोश होगा, ये द्विपालित नहीं होता है। अगर एक पालिक होगा, एक लोब होगा, तो ये इतना ही होगा, एक को भूल जाओ। तो इसके अंदर कितनी बीजाणु दानियां बन रही है? 2 बन रही है ना। 2 लघु बीजाणु दानियां बन रही है, या सूक्ष्म बीजाणु दानियां बन रही है, या पराग दानियां बन रही है। तो आप हेडिंग लगाना पुमंग, इसके अंदर लिखना ये पुष्प का नर जननांग होता है। 2 नंबर पॉइंट में आप लिखोगे कि पुमंग के परागकोश के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिन्हें पराग कण बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे परागकोश। परागकोश लगाकर आप परागकोश की चित्र बनाओगे, और परागकोश के प्रकार लिख लेना आप। फर्स्ट लगाना द्विकोष्ठीय परागकोश। द्विकोष्ठीय परागकोश लगा के उसके आगे लिखना कि ऐसे परागकोश के अंदर 2 पालियां पाई जाती है तथा 4 बीजाणु दानियां पाई जाती है। इसे ही द्विकोष्ठीय परागकोश कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे आप आवर्तबीजी पादपों में, यानी जो पुष्पीय पादप है आवर्तबीजी जिनके बीज ढके हुए हैं उनमें। दूसरा लिखेंगे एक कोष्ठीय परागकोश, इसके अंदर लिखोगे ऐसा परागकोश जिसके अंदर सिर्फ एक पाली पाई जाती है, या एक लोब या एक कोष्ठक पाया जाता है, उसे एक कोष्ठीय परागकोश कहा जाता है। इसके अंदर 2 लघु बीजाणु दानियों का निर्माण होता है। कितने लघु बीजाणु दानियों का निर्माण होता है? 2 का। एग्जाम्पल के लिए लिखोगे गुड़हल और कपास। गुड़हल और कपास में क्या होता है? एक कोष्ठीय परागकोश होता है। कभी कभी पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है कि एक कोष्ठीय परागकोश का उदाहरण दीजिए, तो क्या है? गुड़हल और कपास, ये 2 पौधे हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? एक कोष्ठीय परागकोश। बाकी आवर्तबीजी पादप है, लगभग आवर्तबीजी पादपों में द्विकोष्ठीय परागकोश ही मौजूद होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये परागकण बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं। अभी भी कंफ्यूज है, इनका निर्माण कैसे हो रहा है, निर्माण अभी समझ में नहीं है। अभी हमने परागकोश की सिर्फ संरचना देखी है। अभी इतना कुछ लिखने के बाद अब हम इसकी चरण देखेंगे, एक एक चरण देखेंगे किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, यानी लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, कैसे एक परागकोश परिपक्व हो जाता है, कैसे एक परागकोश का विकास होता है, इस पूरे परागकोश का कैसे विकास होता है वो हम जानेंगे। इतना लिखने के बाद अब आगे देखते हैं। हेडिंग यही रहने देना आप, उमंगी। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं हम। मान लो ये हमारा कोई पौधा है, और इस पर एक लगा है पुष्प। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुष्प का जो नर भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, वो लगता है तब टेस्ट स्टेज में, जब लगा ही होता है नया नया, तो उसके अंदर जो परागकोश होता है उसको बोला जाता है नवीन परागकोश। यानी आप पहले दिन का ही मान लो ऐसे, ये नवीन परागकोश, ये अभी निकला ही है पुष्प में। ठीक है, पुष्प के पुंकेसर में अभी अभी निकला ही है, इसको हम बोलते हैं नवीन परागकोश। ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, इसको क्या बोला जाता है? नवीन परागकोश। इसके अंदर लोब वोब कुछ नहीं बना, अभी सिर्फ इतना सी एक ये संरचना निकली है, जिसको हम नवीन परागकोश, एक अन्य नाम है तरुण परागकोश। ठीक है, वो भी आप बोल सकते हैं। अगर इस अवस्था में इसको हम काट कर देखते हैं, इस नवीन परागकोश को हम काटते हैं लगते ही,
मान लो ये आज कुछ समय लग गया और इसको हम काट कर देखते हैं तो इसके अंदर हमें कैसी संरचना दिखाई देगी, वो देखते हैं हम। ये कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, इसके अंदर का हिस्सा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये नया नया लगा है, एक नवीन परागकोश है, उसको हम काटते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीजें दिखाई देती है। एक बाहर की तरफ कोशिकाओं की बनी हुई परत होती है जिसे बाह्य त्वचा बोला जाता है। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप एक एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन इन्हीं चीजों में से आता है। सबसे बाहर हमें क्या दिखाई देता है, बाह्य स्तर या बाह्य त्वचा, एक परत लगी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्तर बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं अलग अलग मार्कर्स का यूज कर रहा हूं ताकि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए। क्या लगी रहती है, जब हम नवीन परागकोश को काट कर देखते हैं तो उसमें पहली संरचना हमें दिखाई देती है बाह्य स्तर। ये एक कोशिकाओं की परत होती है, ठीक है, एक कोशिकाओं की लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्तर। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बाकी शेष जो भी इसके अंदर भाग बचता है उस भाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिन्हें हम विभज्योतकी कोशिकाएं बोलते हैं, मेरिस्टेमी सेल्स। इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। क्या होती है, विभज्योतकी सेल्स होती है। क्या होती है, विभज्योतकी सेल्स यानी विभज्योतकी कोशिकाएं, मेरिस्टेमी सेल्स। इनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। तो अभी क्या याद रखना है, शुरू से देखो, कोई पौधे पर पुष्प निकला है नया नया, उसमें नया नया परागकण सॉरी नया नया पुंकेसर बना है, उसमें नया नया परागकोश बना है जो अभी हाल ही ऐसे समझो एक दिन का ही हुआ है, मान लो ये निकला है। तो तब इसको हम काट कर देखते हैं तो इसके अंदर हमें मोस्टली दो चीजें मिलती है। कौन कौन सी, एक बाह्य स्तर और उसके अंदर विभज्योतकी सेल्स यानी मेरिस्टेमी सेल्स, विभज्योतकी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है एक से अनेक बनाने की। तो वो कोशिकाएं मिलती है। धीरे धीरे दिन निकलते हैं, रातें ढलती है, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर कुछ परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। अभी तो बच्चा था, अब धीरे धीरे जवान हो रहा है ये, तो इसके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन आते हैं, देखना आप, जो बाह्य स्तर है वो तो वैसी की वैसे ही रहेगी, ठीक है, बाह्य स्तर तो रहेगी। मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि तरुण पराग कोश के अंतर्गत क्या क्या आता। अभी बहुत सारी इस तरह आएगी आगे। तो तरुण पराग कोश में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, एक तो बाह्य स्तर होती है और विभज्योतकी सेल, दो चीजें याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये दिन खाता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, तो बाह्य स्तर तो रहेगी। हम बाह्य स्तर बना लेते हैं पहले। ये तो लास्ट तक रहेगी, आप जब तक पूरा परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक ये जो बाहर वाली परत है ये तो रहेगी, क्योंकि ये एक प्रकार से इसके अंदर जो भी कोशिकाएं बन रही है उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इसका मेन कार्य यही होता है। टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन समझने में बहुत आसानी होगी आपके।
हमें धीरे धीरे चीजों को समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगी, 22 स्तर आ गई आपकी, 22 स्तर, ये आ गई 22 स्तर, ये तो लास्ट तक रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो ये विभज्योतक सेल्स है, उनमें से 4 कोशिकाएं क्या करेगी, 4 कोनों पर अपने आकार में वृद्धि करेगी। अभी ये छोटी छोटी है, लेकिन इनमें से 4 कोशिकाएं 4 कोनों पर अपने आकार में वृद्धि करेगी। कितनी कोशिकाएं, याद रखना, एक एक पॉइंट मैंने बोला है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां से। 4 कोशिकाएं 4 कोनों पर वृद्धि करती है। एक कोने पर ये कोशिका हो गई, एक कोने पर ये हो गई, एक पर ये बना देते हैं, और एक पर हो गई। विभज्योतकी सेल्स में से 4 सेल्स क्या करती है, 4 कोनों पर अपने आकार में वृद्धि करती है, यानी ये बाकी की सेल है इनसे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बाकी सिस्टम वही है, सेम ही। बाकी की इसके अंदर विभज्योतकी छोटी छोटी कोशिकाएं रहती है, सिर्फ 4 कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है। इन कोशिकाओं को बोला जाता है परपरसु सेल्स। थोड़ा सा बना देता हूं, मैं बाद में बताऊंगा। इनके अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं विभज्योतकी, वो उसके अंदर उसी प्रकार से रहती है। सिर्फ 4 कोशिकाएं 4 कोनों पर अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, परपरसु सेल्स या परपरसु कोशिका। बाकी की कोशिकाएं सेम की सेम इसी प्रकार से अंदर रहती है। टाइम मैनेज कर लेना थोड़ा सा आप, क्योंकि जिस चीज में समय लगता है उस चीज का आनंद ही अलग है भाई, ठीक है। जो 4 कोनों पर 4 कोशिकाओं ने अपने आकार में वृद्धि की, उनको हमने क्या क्या नाम दिया, परपरसु कोशिका। एक पॉइंट ये भी नोट कर लो उसके साथ। टेस्ट चरण में क्या याद रखना है हमें, नवीन परागकोश में क्या होता है, बाह्य स्तर और विभज्योतकी सेल्स होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जब धीरे धीरे वृद्धि करता है, दिन खाता है, तो क्या हो जाता है, इसके अंदर एक तो बाह्य स्तर होती है, और विभज्योतकी सेल में से 4 सेल्स 4 कोनों पर अपने आकार में वृद्धि करती है, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, परपरसु कोशिका। इस चीज को नोट कर लो, पॉइंट कर लो दिमाग के अंदर फिट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो परपरसु कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, समसूत्री विभाजन। अब कुछ महानुभाव शायद होंगे जिनको पता नहीं होगा समसूत्री विभाजन, तो देख लेते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। जैसे मान लो ये कोई एक कोशिका है, ठीक है, एक कोशिका से क्या बन रही है, 2 कोशिकाएं बन रही है। लेकिन समसूत्री विभाजन की शर्त क्या है, कि मान लो अगर इस कोशिका के अंदर क्या है, गुणसूत्र 10 है, तो जो 2 नई कोशिकाएं बनेंगी उनके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 10-10 ही होगी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसके अंदर 10 है तो नई बनेगी तो इसके अंदर 5-5, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी। अर्धसूत्री, अर्ध से याद रखना, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है। तो जब ये परपरसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, तो गुणसूत्र तो जो इससे नई 2 कोशिकाएं बनेगी उनमें उतना ही रहेगा जितना इस परपरसु कोशिका में है। ये 2n है, तो 2n है ना, तो इससे जो नई कोशिकाएं बनेगी वो भी 2n ही होगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी वृद्धि करेगी, ठीक है। तो परपरसु कोशिका में समसूत्री विभाजन से कितनी सेल बनेगी, एक परपरसु कोशिका से 2 सेल बनेगी, यानी इस एक से 2 बनेगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर, यानी चारों कोनों पर 2-2 सेल्स हो जाएगी। अभी चारों कोनों पर 1-1 है, परपरसु कोशिकाओं में समसूत्री के बाद कितनी हो जाएगी, 2-2 हो जाएगी। हम देखते हैं आगे।
अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होगा, आकार में आने लग जाएगा। सबसे बाहर क्या है, बाह्य स्तर है। चलो पहले बाह्य स्तर बना लेते। अगर इसको आप ध्यान से समझते हो ना एक दो बार, तो बहुत इजी है। और अगर आप इसको ऐसे माइंड में ले लेते हो कि नहीं समझ में आएगा, तो ये कभी भी नहीं आएगा। अगर आप चित्र बनाओगे साथ साथ और ट्राई करोगे, तो बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो आगे का चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको पुशअप की संरचना देखनी है, उसको पूरा का पूरा समझना है, अपनी कॉपी में उसका चित्र बनाना है और एक एक चीज को समझना है। पुशअप की संरचना समझोगे तब आप इसको समझोगे, इसको समझोगे कि तो आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब एक से एक लिंक है। ये क्या हो गई, बाह्य स्तर हो गई। बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ आना। अब क्या होता है, मैंने बताया था प्रपरसु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनाती है। चार कोनों पर चार प्रपरसु कोशिकाएं हैं। ये एक कोना ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभी लास्ट में क्या बनता है वो देखना आप। ये क्या है, चार प्रपरसु कोशिकाएं हैं और इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। एक एक नई कोशिकाएं और बन जाती है, यानी दो दो कोशिकाएं हो जाती है। ये हो गई, यहाँ पर एक और हो गई, ठीक है। ये दो दो कोशिकाएं हो गई यहाँ पर। ठीक, अब एक पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना कि प्रपरसु समसूत्री विभाजन के दौरान दो कोशिकाएं बनती है, तो उनका नाम क्या क्या है। तो इनमें जो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बन रही है, बाह्य स्तर की तरफ जो कोशिकाएं बन रही है, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बोला जाता है, बाहर वाली कोशिकाओं को बोला जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और अंदर की तरफ जो कोशिका होती है, ये अंदर की तरफ जो कोशिकाएं बन रही है, इनको बोला जाता है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। क्या बोला जाता है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, या आप प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, नवीन पराकोष में क्या होता है, बाह्य स्तर और विभजोतक की सेल्स होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे विभजोतक ऊतक की चार कोनों पर चार कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती है, जिन्हें हम प्रपरसु कोशिका कहते हैं। प्रपरसु कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप दो नई कोशिकाएं बनाती है। उनमें से जो बाह्य स्तर की तरफ जो कोशिकाएं बनती है, उनको हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, और जो अंदर की तरफ बनती है उन्हें हम प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। बाकी जो ये विभजोतक की कोशिकाएं हैं, वो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करती है। संवहन मंडल नाम सुना है ना, तो कुछ कोशिकाएं संवहन ऊतक का निर्माण करती है, और बाकी जो कोशिकाएं थी वो वैसी की वैसी ही रहती है। अब आगे क्या होता है, इन कोशिकाओं का क्या कार्य होता है, एक एक आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कचरा पड़ जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ उनका काम क्या है, बाद में उसको संरचना बनाकर देखेंगे, ठीक है। इसलिए आपकी आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। अब जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है,
इसके अंदर आपको क्या नाम दिखाई दे रहा है? भित्ति नाम दिखाई दे रहा है। मतलब ये कुछ परतों का निर्माण करेगी। कितनी परतों का निर्माण करेगी? ये जो बाहर वाली कोशिका है ये 3 परतों का निर्माण करेगी। पहला होता है अंतःस्तर, दूसरा होता है मध्य स्तर और तीसरा होता है टेपिटम। यानी इसके बाहर ये 3 संरचनाएं, 3 लेयर, 3 भित्ति और भित्तियों का निर्माण करेगी। कौन करेगी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। कितनी लेयरों का निर्माण करेगी? तो वो करेगी 3 से 5 लेयर। 3 लेयर का भी निर्माण कर सकती है और कभी कभी 5 लेयर का भी निर्माण कर सकती है। वो कैसे? क्योंकि एक लेयर किसकी होगी? अंतःस्तर की होगी, और मध्य स्तर की एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। किसी किसी परागकोश में एक लेयर होती है तो किसी में 3 तक होती है। तो मध्य स्तर की 1 से 3 तक लेयर हो सकती है और टेपिटम की लेयर होती है 1। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका कितने लेयरों का निर्माण करती है? 3 से 5 का। अगर तीनों एक एक लेयर का निर्माण करती है तो 3 लेयर का निर्माण करेगी। अगर मध्य स्तर 1 का नहीं करके 3 का करे तो 5 का करेगी, और 3 का नहीं करके 2 का करे तो किसका करेगी? 4 का करेगी। दूसरी बात, जो प्राथमिक टू बीजाणु जनन कोशिका है उसका क्या कार्य है? अब ये तो बनाएगी स्तर, तो पहले हम इसको देखते हैं क्योंकि अभी कचरा भर जाएगा आपके, उसका समझ नहीं आएगा। ये दोनों साथ विभाजित होती है, साथ कार्य करती है, लेकिन हम साथ तो बना नहीं सकते। पहले हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या क्या करती है वो बनाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की क्रिया क्या होती है कि प्राथमिक जो भित्तीय कोशिका है बाहर की तरफ, वो 3 स्तरों का निर्माण करती है। कौन कौन से स्तर? अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम का। अब ये लगभग पूरा आकार में आ जाता है परागकोश। इसी प्रकार होती है परागकोश की संरचना। इस प्रकार से नहीं होती यार, थोड़ी सी ऊंच चूक हो गई है। अभी मैंने जो आपको काट कर दिखाया था ना, ये उसी की बात कर रहा हूं मैं। अंदर कटा हुआ हिस्सा दिखा रहा हूं आपको। इसके अंदर कैसे क्या प्रक्रियाएं होती है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर वाले स्तर क्या है? बाह्य स्तर है, वो बना लेते हैं हमें थोड़ा सा। मैं सिर्फ एक लाइनिंग बना रहा हूँ, उससे समझ जाना आप, क्योंकि वो ऐसे बनाऊंगा मैं तो टाइम बहुत लगेगा यार मेरे को, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और हमारे पास अभी कुछ सुविधाएं नहीं है कि हम बड़े वीडियो को अपलोड कर सके। बाकी वीडियो यार अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये मैं बना रहा हूँ बाह्य स्तर। इस सर बाह्य स्तर हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक तो हमें वही चीज जैसे सेम है, बस थोड़ा सा आकार चेंज हुआ है। उसके बाद मैंने बताया था कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 लेयर का निर्माण करती है। तो पहली कौन सी है? अंतःस्तर। और अंतःस्तर कितनी परतों का निर्माण करती है? 1 परत का निर्माण करती है। तो इसके अंदर बाह्य स्तर के नीचे बनेगी एक अंतःस्तर, उसको कौन बनाएगी? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। बना लो यहाँ पर अंतःस्तर। ये वही परागकोश है भैया, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बस इसको मैंने
अंदर अंदर का सीरा दिखाया है। अगर इसको देख के पूरा, तो इस प्रकार से ये पूरा परागकोश है जो मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था। अंतस्तर बना दी। अंतस्तर की कितनी लेयर होती है? एक लेयर बना दी। प्राथमिक द्वितीय कोशिका ने पहली लेयर बनाई थी, कौन सी? अंतस्तर की कितनी लेयर? एक लेयर बन गई। उसके बाद में मध्य स्तर की 1 से 3 लेयर, तो हम 3 नहीं बनाएंगे क्योंकि सभी में 3 नहीं बनती है और हमें सिर्फ समझना है, तो हम 2 बना देते बीच से, ना 1 बनाए ना 2 3 बनाए, 2 बना देते। चलिए मध्य स्तर की 2 परत बना देते। ये हो गई मध्य स्तर की 2। ये देखो एक भी बन सकती है किसी पुष्प के अंदर। देखो ये अलग 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 पुष्पों पर डिपेंड करता है, अलग अलग पौधों पर डिपेंड करता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। हम इसके 2 लेयर बना रहे हैं। चार परागधानियां, तो चारों में बनेगी 4 कोशिकाएं। प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं निर्माण कर रही है इसका। साथ साथ आप नोट करते जाओ अपनी कॉपी में, ट्राई करते जाओ। इससे क्या क्या आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ये मैं से लाइनिंग बना रहा हूँ, ये आप अच्छे से बनाना अगर बनाते हो तो, किताब में देख अच्छे से, वरना क्योंकि हमारे पास इतना इसमें टाइम लगता है यार। तो मैंने कितने लेयर? 2 लेयर को तो यहाँ पर बना दिया जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका बना रही थी। एक लेयर हमने कौन सी बनाई थी? अंतस्तर। और दूसरी कौन सी बनाई थी हमने? मध्य स्तर। मध्य स्तर की कितनी लेयर होती है? 1 से 3। तो हमने जो है 2 बना दिए बीच में से। अब क्या होता है, तीसरी लेयर कौन सी बनाती है? टेपिटम की बनाती है। तो इसके अंदर तीसरी लेयर कौन सी बनती है? टेपिटम की। टेपिटम की कितनी लेयर बनती है? 1 लेयर बनती है। ये बन गई 1 लेयर। ये क्या हो गई? टेपिटम। और टेपिटम की कितनी लेयर है? 1 लेयर। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने बताया था कि परसु कोशिका क्या करती है? समसूत्री विभाजन करती है और 2 सेल का निर्माण करती है। बाहर वाली सेल क्या होती है? प्राथमिक द्वितीय कोशिका होती है। ये कितने लेयरों का निर्माण करती है? 3 का। अंतस्तर, अंतस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम, 3 लेयर मैंने बना दी। अब ये अंदर वाली कोशिका बच गई, यानी इसका कार्य तो पूरा हो गया। ये 3 लेयर बना रही है, वो 3 लेयर बना दी। अब जो अंदर की साइड ये कोशिकाएं बच रही है, इनका क्या कार्य है? तो ये क्या करेगी समझना एक बार। अब क्या करेगी? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका क्या करेगी? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी? समसूत्री विभाजन करेगी। और किसका निर्माण करेगी? बीजाणु जन मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। आप यहाँ पर लघु बीजाणु शब्द भी यूज कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ। लघु बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु, पराग, परागकण, ये सब एक ही चीज है। तो समसूत्री विभाजन, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये वाली जो जनन कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा किन कोशिकाओं का निर्माण करती है? बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किसका निर्माण करती है?
लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इनकी संख्या अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकती है यार, उसका हमें थोड़ा सा कोई ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। अब जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका इसको हम बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है मतलब गुणसूत्रों की संख्या 2n से क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी 4 पराग कणों का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु क्या होते हैं, अगुणित होती है, यानी इनसे इसमें आते आते गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु या 4 परागकणों का निर्माण होता है। अब डिपेंड ये करता है कि इसमें जब समसूत्री विभाजन हुआ है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कितनी बनती है, ठीक है, जितनी बनेगी प्रत्येक 4 लघु बीजाणु बनाएगी। अब इसके अंदर 100 बनती है, 150 बनती है, 50 बनती है, 20 बनती है, 10 बनती है, वो इन पर डिपेंड है भैया, हमें इनसे कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकणों की संख्या कितनी बनती है, 4 परागकण बनते हैं या 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इसका क्वेश्चन भी आता है, अभी करवाएंगे हम। हाँ तो अब दोबारा देखो आप, प्राथमिक द्वितीय कोशिका ने क्या कर दी, 4 लेयर बना दी, यानी यहाँ पर जो थी भित्ति की साइड, ये पूरी विभाजित हो गई, इतनी दूर ये विभाजित हो गई, ये वाली यहाँ पर हो गई, ये वाली यहाँ पर हो गई, ये वाली यहाँ पर हो गई। अब जो अंदर बच गई वो क्या करती है, समसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु एक मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका सूत्री द्वारा किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती है। इसके अंदर किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु या पराग कणों का। अब आपको समझ में आ गया कि परागकण कैसे बनते हैं। यही था पू बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। और पराग कोश का विकास कैसे हुआ ये भी आपने साथ साथ में देखा, कैसे लघु बीजाणु दानियां बनी, इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं बनी, ये भी आपने देखा। एग्जाम में यहाँ पर चित्र क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लघु बीजाणु दानी का सचित्र वर्णन कीजिए, तो भी आप ऐसे इस प्रकार से वर्णन कर सकते हो, एक ही चीज है। दूसरी बात कि पू बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, सचित्र वर्णन कीजिए, तो भी आप कर सकते हो। तीसरी बात, पराग कोश का विकास कैसे होता है, सचित्र वर्णन कीजिए, तो भी आप कर सकते हो। तीनों क्या है, एक चीज है। इसके अंदर क्या बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं। बाकी वो सेल्स है, विभज्योत सेल्स उसी प्रकार से इसके अंदर रहती है। तो यहां तक दुआ करता हूं आपकी समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है कि जो परागकोश है, नवीन परागकोश है, उसके अंदर दो चीजें होती है, बाह्य स्तर और विभज्योत की सेल्स। बाह्य स्तर के बाद, बाह्य स्तर तो सभी में रहेगी, ठीक है, और जो विभज्योत की सेल्स है उनमें से 4 कोशिकाएं 4 कोनों पर अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, जिन्हें हम परपरसु सेल्स बोलते हैं या परपरसु कोशिका बोलते हैं। बाद में इन परपरसु कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 सेल्स बनती है, चारों कोनों पर 2-2 बनती है। एक कौन सी, प्राथमिक पू बीजाणु जनन अंदर की वाली, और बाहर की तरफ प्राथमिक द्वितीय कोशिका। प्राथमिक द्वितीय कोशिका 3 से 5 लेयर का निर्माण कर सकती है। वो कौन कौन सी है, पहली अंत स्तर, दूसरी मध्य स्तर, तीसरी टेपिटम। अंत स्तर, मध्य स्तर, टेपिटम, इसका काम कंप्लीट। उसके बाद अंदर वाली कौन सी बनती है, प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका। तो अंदर वाली क्या करती है, प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है, और समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हो या पराग मात्र कोशिका कह सकते हो, चाहे आप इसे सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका कह सकते हो, ठीक है, पू बीजाणु जनन मात्र कोशिका कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद इसके अंदर जब मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। या एक पराग मात्र कोशिका से कितने परागकण बनते हैं, 4 परागकण बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, आप एक करके इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड,
क्वेश्चन आता है ऐसे कि 50 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने पराग कणों का निर्माण होगा। पचास पराग मात्र कोशिकाओं से कितने पराग कणों का निर्माण होगा। मैंने बताया था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका से कितने पराग कणों का निर्माण हो रहा है, 4 पराग कणों का हो रहा है। तो इसको आप 50 × 4 कर दो, जितना भी आएगा वो हो जाएगा। अगर यहां पर संख्या दे दे, पराग कण दे दे के ऐसे कह दिया कि 1000 पराग कणों से, 1000 पराग कणों से पराग कण कितनी मात्र कोशिकाओं से मिलकर बना है। यहाँ पर मात्र कोशिकाएं संख्या आ जाए तो आप 4 का भाग देकर निकाल लेना, ठीक है। यानी कहने की बात यह है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से सिर्फ तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब ये डिपेंड इस पर करता है कि ये किसी पौधे में कितनी बनती है, तो कितनों का होता है, उस चीज से हमें मतलब नहीं है, हमें इतना याद रखना है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट बीजाणु जनन कैसे होता है, इसके अंदर ये कैसे बनते हैं। अब हम हमने परागकण बना दिए इसके अंदर। अब हम देखेंगे परागकणों के प्रकार, देखेंगे कि ये कैसे इसके अंदर स्थित होते हैं, उसके बाद इनके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है, क्या क्या चीजें इनके अंदर पाई जाती है वो देखें। उससे पहले आपको मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, इसका थ्योरी ना लिखनी पड़े, आपको इजी समझ में आ जाए। बाकी देखो लिखवाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में लिखवाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, तो आप सिर्फ समझ सकते हो, यही चीज है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। इसको आप अच्छे से समझना। अब देखते हैं लघु बीजाणु जनन कैसे होता है और परागकण का विकास कैसे होता है। वो एक फ्लो चार्ट बनवा लेते हैं, बना देता हूं ताकि आपको थ्योरी ना पढ़नी पड़े। वो फ्लो चार्ट देखते ही आपके पूरा माइंड में आ जाए। तो पहले क्या होता है, एक पुशअप होता है, ठीक है। पुशअप में क्या होता है, पुंकेसर होता है। पुशअप में क्या होता है, पुंकेसर होता है। और पुंकेसर पर किसका निर्माण होता है, पराग कोश का। ये क्या है, एक नवीन पराग कोश, ठीक है, ऐसे याद रखना। नवीन पराग कोश के अंदर मोस्टली दो चीजें होती है, एक होती है बाह्य स्तर और दूसरी होती है मेरिस्टेमी सेल्स, विभज्योतकी कोशिकाएं। ठीक है, क्या होता है स्टेज बाय स्टेज देखो। पुष्प होता है, पुष्प में क्या निकलता है, पुंकेसर निकलता है, नया नया निकलता है। उसके अंदर नवीन परागकोश होता है। नवीन परागकोश में मोस्टली दो चीजें होती है, बाह्य स्तर और विभज्योतकी कोशिकाएं। उसके बाद विभज्योतकी कोशिकाएं होती है, उनमें से चार कोशिकाएं चार कोनों पर वृद्धि करती है। क्या करती है, वृद्धि करती है। चार कोशिकाएं विभज्योत की कोशिकाओं में से चार कोशिकाएं वृद्धि करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परपरसु कोशिकाएं। परपरसु कोशिकाएं। परपरसु कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कौन कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक होती है प्राथमिक बीतीय कोशिका,
और दूसरी होती है प्राथमिक भूबीजाणु जनन कोशिका। फ्लो चार्ट से आपको इजीली याद हो जाएगा, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। बाद में क्या होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 स्तरों का निर्माण करती है। कितने स्तरों का निर्माण करती है? ये 1 से 5 स्तरों का निर्माण करती है। 1 से 5 स्तरों का निर्माण करती है। वो स्तर कौन कौन से है? पहला आता है अंत्यत्वचा, अंत्य स्तर। इसकी कितनी लेयर होती है? 1 लेयर होती है। दूसरा होता है मध्य स्तर, इसकी कितनी लेयर हो सकती है? 1 से 3 तक हो सकती है। और तीसरा आता है टेपिटम। टेपिटम की कितनी लेयर होती है? 1 लेयर होती है। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका का ये कार्य हो गया। प्राथमिक भूबीजाणु कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। जिसके फलस्वरूप क्या बनती है? प्राथमिक भूबीजाणु मात्र कोशिका या प्राथमिक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका लघु बीजाणु मात्र कोशिका, प्राथमिक नहीं लगाना यहाँ पर। इससे किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। पूरे में 4 का नहीं होता है। आप ऐसे लिख दोगे कि कहीं पर बता दिया कि सर बता रहे कि पूरे में 4 का निर्माण, पूरे में नहीं होता है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 का निर्माण करती है। पौधे पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन एक की बात करते हैं हम। ठीक है, तो एक लघु बीजाणु से आप इस 4 को एक बार छोड़ो, आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणुओं का या पराग कणों का बोल सकते हो आप, या सूक्ष्म बीजाणु भी बोल सकते हो। और याद रख लेना, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, दुआ करता हूं आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि उस कमी का सुधार कर सके। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। और आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज हम आपको 5 क्वेश्चन देते हैं, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नवीन पराग कोश में क्या क्या मौजूद होता है? आपको उत्तर में लिखना है कि नवीन पराग कोश में क्या क्या मौजूद होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 50 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने पराग कणों का निर्माण होगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है 2000 पराग कणों का निर्माण कितनी पराग मात्र कोशिकाओं से होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, परपरसु कोशिकाएं विभाजित होकर कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है। उससे अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका किन किन स्तरों का निर्माण करती है, वे कितने स्तरों का निर्माण करती है। इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।